नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 जुलाई 2025 का करंट अफेयर हम लोग विथ स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया। किस रचना के लिए प्रदान किया गया, यह प्रश्न में पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर रचना के लिए साथियों पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया। पेन ट्रांसलेट अवार्ड इंग्लिश पेन संस्था है। इंग्लिश पेन ये संस्थान है साथियों, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। इसी के द्वारा यह पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखे रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया था। गीतांजलि श्री की रचना थी रेत की समाधि। रेत की समाधि गीतांजलि श्री की रचना थी। इस रचना के लिए 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था, गीतांजलि श्री को। लेकिन साथियों यह इंग्लैंड का पुरस्कार है, तो हिंदी की रचना में यह अवार्ड नहीं दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी की पुस्तकों को दिया जाता है। तो इसका अनुवाद किया गया था। इसका अनुवाद किया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से। टॉम्ब ऑफ सैंड, हिंदी देखेंगे तो वही बात होगा, रेत की समाधि। टॉम्ब ऑफ सैंड ये अनुवाद किसने किया था, तो नाम था इनका डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल, डेजी रॉकवेल ने रेत की समाधि का अंग्रेजी अनुवाद किया। 2022 का यह पुस्तक है रेत की समाधि। इसलिए साथियों गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल दोनों लोग को मिला करके आधा आधा पुरस्कार यह प्रदान किया गया, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का। अभी वर्तमान में 2025 में किसको प्रदान किया गया, 2025 में, यह भी महत्वपूर्ण है, 2025 में ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया अपने भारत की कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं, कन्नड़ भाषा की लेखिका बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं। इनकी रचना है हार्ट लैंप। हार्ट लैंप इस पुस्तक के लिए इनको मिला है, लेकिन इन्होंने भी कन्नड़ भाषा में लिखा था। तो इसका अनुवाद किसने किया, इसका अनुवाद किया दीपा भष्ठी। दीपा भष्ठी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया कन्नड़ भाषा की पुस्तक हार्ट लैंप का। इसलिए बानू मुश्ताक और दीपा भष्ठी दोनों लोगों को मिलाकर के 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। और यही पूछे पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया। सामने आपको तस्वीर दिख रहा है, गीतांजलि श्री है, प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब किसने जीता। स्नूकर का टूर्नामेंट है साथियों। पंकज आडवाणी को हरा करके रीले पॉवेल ने विश्व 6 रेड स्नूकर टूर्नामेंट जीत लिया। कहां पर इसका आयोजन हुआ था, मनामा में, मनामा शहर में इसका आयोजन हुआ, जो बहरीन देश की राजधानी है। बहरीन देश की राजधानी मनामा में साथियों विश्व 6 रेड स्नूकर टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें रीले पावल विजेता बना और उप विजेता हमारे देश के भारतीय पंकज आडवाणी, प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी, ये उप विजेता बने। ये सामने आपको विजेता और उप विजेता दिख रहे हैं विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब के। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया। उत्तर हो जाएगा मालदीव। मालदीव और भारत के राजनयिक संबंध के, मित्रता के 60 वर्ष पूरे हुए। शुरुआत इसकी हुई थी 1965 ईस्वी में, और साथियों 1965 ईस्वी में ही मालदीव स्वतंत्र भी हुआ था। मालदीव स्वतंत्रता दिवस 1965, और 1965 में किस डेट को अगर पूछ देगा तो ध्यान दीजिएगा 26 जुलाई के ही दिन। आज जब करंट बन रहा है, आज ही के दिन 26 जुलाई 1965 को मालदीव स्वतंत्र हुआ, और उसी वर्ष से भारत और मालदीव में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिसका 60वां वर्षगांठ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में डाक टिकट भी जारी हुआ। 60वीं वर्षगांठ जो मनाई गई स्वतंत्रता दिवस की, उस पर मोदी जी मालदीव में चीफ गेस्ट भी थे। मालदीव की स्वतंत्रता दिवस पर, 60वीं स्वतंत्रता दिवस पर 2025 में चीफ गेस्ट कौन थे मालदीव में, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी।
साथियों, पिछले वर्ष की बात है, मालदीव के दो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कर दिया सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर अपशब्द करने के कारण मालदीव से संबंधों में खटास आया। मालदीव का हम लोगों ने पूरे देश में बहिष्कार किया। मालदीव के विकल्प के रूप में लक्षद्वीप को डेवलप किया गया, डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन हमारे दूरगामी सोच वाले प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी गांधीवादी विचारधारा का अनुगमन करते हुए उन सभी चीजों को भूल करके मालदीव से पुनः अपने बेहतर संबंध स्थापित किए। यह भावना होता है साथियों वसुधैव कुटुंबकम की भावना। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। भारत में किस वर्ष हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज की शुरुआत की गई? उत्तर हो जाएगा 2023। साथियों, हाइड्रोजन से चलने के लिए और हेरिटेज विरासत ट्रेनों को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना की शुरुआत हमारे देश में 2023 ईस्वी में हुई थी। 2023 में इसी अभियान के इसी कैंपेन के तहत साथियों भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ। इस ट्रेन के इंजन का निर्माण किसने किया? तो चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने किया। पूछेगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। इसी ने भारत के हमारे देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया। निर्माण करने के बाद उसका सक्सेसफुल टेस्टिंग भी कर दिया साथियों। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास जोधपुर में संपन्न हुआ? ध्यान दीजिएगा, जोधपुर में अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? भारत और सिंगापुर के मध्य। ध्यान दीजिएगा, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भी सिंगापुर में हुआ अभी हाल ही में, इसी महीने में सिंगापुर में सिम्बेक्स हुआ। यह भी भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, लेकिन सिम्बेक्स का फुल फॉर्म हम लोगों ने किया है साथियों, पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा है, तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलिटरल एक्सरसाइज है। मैरीटाइम मतलब कि समुद्री सेना का है, नेवी का एक्सरसाइज है, और ये आर्मी का एक्सरसाइज है साथियों। देखिए टाइम कौन है, ये आर्मी का है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर की आर्मी का एक्सरसाइज है, और सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मैरीटाइम एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स का आयोजन सिंगापुर में हुआ था और बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ। पूरी बात याद रख रहेगा। और ऑप्शन दिया है इकुवेरिन, ये भारत और मालदीव के मध्य सैन्य अभ्यास होता है। भारत और मालदीव के मध्य सैन्य अभ्यास इकुवेरिन होता है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य एक्सरसाइज कौन सा होता है? डस्टलिक होता है। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज क्रिकेटर कौन बन गए? उत्तर हो जाएगा जो रूट। जो रूट साथियों इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। इन्होंने अभी हाल ही में राहुल द्रविड़, रिकी पोंटिंग, इन लोगों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, क्रिकेटर बन गए, बल्लेबाज बन गए। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि प्रथम कौन? ये दूसरे हैं तो प्रथम कौन? तो प्रथम क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर साथियों यह दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में चाहे वनडे क्रिकेट दोनों में है। यहाँ टेस्ट की बात हो रही है तो टेस्ट में भी सचिन तेंदुलकर नंबर 1 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं साथियों। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा सी, 26 जुलाई को। 26 जुलाई को प्रत्येक साल हमारे देश में कारगिल के याद में, कारगिल विजय की याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है साथियों। कारगिल विजय दिवस क्या था? देखिएगा 1999 ईस्वी में 26 जुलाई के दिन ही कारगिल में विजय हुआ था। क्या था कहानी? ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की सेना, पाक सेना ने घुसपैठ करके एलओसी पार करके हमारे देश के भीतर घुस गई थी, और इसने टोलोलिंग चोटी था, अभी भी है टोलोलिंग और टाइगर हिल इन दोनों क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था साथियों, घुसपैठ कर लिया था। और ये दोनों बड़े दुर्गम क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र थे। जवाबी कार्रवाई में हमारे इंडियन आर्मी आगे बढ़ी और इन दुश्मन सैनिकों को पीछे ढकेला, हराया युद्ध में। इसी घटना को कहा जाता है कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई 1999।
साथियों इसमें हमारे देश के 500 सैनिक शहीद हुए, 500 सैनिक हमारे शहीद हुए। इसी में एक कैप्टन साहब थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, आप सब नाम सुने होंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद जो हुए थे कैप्टन साहब, इनको परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र 1999 के करगिल के युद्ध में किसको प्रदान किया गया था? तो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को प्रदान किया गया था। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, राजेंद्र चोल प्रथम आदि थिरुवथिरई महोत्सव 23 जुलाई से किस राज्य में शुरू हुआ? ध्यान से देखिएगा, राजेंद्र चोल प्रथम आदि थिरुवथिरई महोत्सव 23 जुलाई से तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ। साथियों तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह उत्सव शुरू किया गया। आपसे पूछ देगा संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे देश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। इन्होंने ही इस उत्सव का शुभारंभ किया, शुरुआत किया। साथियों तमिलनाडु में एक शहर है गंगईकोंडचोलपुरम, गंगईकोंडचोलपुरम, गंगईकोंडचोलपुरम नगर है जिसको राजेंद्र चोल ने बसाया था, और यहीं पर गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर भी है। गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण का 1000 साल पूरा हुआ है। इस मंदिर के निर्माण के 1000 साल पूरा होने के शुभ अवसर पर इसको कहते हैं सहस्त्राब्दी समारोह। सहस्त्राब्दी समारोह पर यह उत्सव मनाया गया। थोड़ा राजेंद्र चोल के बारे में और चोल वंश के बारे में याद रखिएगा। चोल वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है, महान राजवंश है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक साथियों विजयालय, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, और चोल वंश का प्रथम प्रतापी शासक राजेंद्र चोल। चोल वंश की राजधानी पूछ देगा, चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की आरंभिक राजधानी थी उरैयूर। उरैयूर आरंभिक राजधानी थी, और बाद में राजधानी बनी तंजाउर, और वही तंजाउर आगे चल के तंजौर कहलाई। चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी साथियों, याद रखिएगा, चोल साम्राज्य की 2 प्रमुख विशेषता थी, परीक्षा में खूब पूछता है। एक ग्राम स्वशासन, जिसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ग्राम स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक चीज सबसे पहले किस वंश में देखने को मिलती है? तो प्राचीन राजवंश चोल वंश में मिलता है। दूसरी बात, किस प्राचीन राजवंश के समय में अपने भारत में 9 सैनिक शक्तियां थी? 9 सैनिक रखा था किस राजवंश ने? तो चोलों ने रखा था। और प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा बड़े पैमाने पर किस राजवंश ने बनाया था? तो चोल राजवंश ने बनाया था। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के तहत पालना योजना किस वर्ष शुरू किया था? तो उत्तर हो जाएगा इसका 2022। उत्तर हो जाएगा 2022। साथियों मिशन शक्ति के तहत पालना योजना 2022 में शुरू हुआ था। इस समय हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने घोषणा किया है कि पालना योजना के तहत 14,599 आंगनबाड़ी की स्थापना होगी। 14,599 आंगनबाड़ी की स्थापना होगी किस योजना के तहत? पालना योजना के तहत, जो कि शुरू कब हुआ था? 2022 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। 10वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में भारत ने किस देश को 5 वर्ष बाद पर्यटक वीजा देना शुरू किया? तो साथियों कोविड-19 के बाद इस देश पर प्रतिबंध लगाया गया था कि वहां से कोई यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से कोई वहां नहीं जाएगा। वीजा पर रोक लगा दिया गया था। कोरोना वाला देश कौन है? याद होगा आपको, चीन। चीन को कोविड-19 के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो वहां के लोगों को पर्यटक वीजा भी देना बंद कर दिया गया था कि वो लोग घूमने भी नहीं जा सकते हैं 1-2 दिन के लिए। अभी फिर से उसको बहाल कर दिया गया। 5 वर्ष बाद पर्यटक वीजा फिर से भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि चीन को दिया जाएगा। चीन को साथियों, ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर। कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर? फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, और जो साथी नए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 365 दिन अपने चैनल पर आपको करंट अफेयर मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।